करते हैं कि किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को कैरेक्टराइज क्या करता है। ठीक है, व्हाट कैरेक्टराइजेज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर अ रिएक्शन। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए लेट अस से कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, दैट इज AA प्लस BB, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। जैसे प्रोडक्ट में कौन कौन है, C है और D है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो C रेज टू पावर स्मॉल c, D रेज टू पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसको बोलते हैं Q। ठीक है, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है, जैसे आप IQ होता है, IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस, कोशेंट मतलब हायर IQ मीन्स हायर इंटेलिजेंस। तो रिएक्शन कोशेंट बेसिकली हमें बताता है कि रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जा चुका है या कितना अभी इनिशियल फेज में है या अपने फाइनल फेज में है। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा तो स्टार्टिंग में A और B की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, पर C और D क्योंकि अभी जस्ट बनना शुरू हुए हैं तो C और D की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी। तो ये जो Q है इसमें C और D की कंसंट्रेशन बहुत कम है, A और B की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो Q इज़ क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा बोलो कि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में C और D तो ज़ीरो थे तो Q ज़ीरो होगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा C की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और D की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पर A और B दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये जो Q है इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। तो Q इंक्रीजेज विथ टाइम और इंक्रीजेज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस करेगा Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इतना बता सकते हैं। और जितनी हायर वैल्यू होगी Q की उससे हमें यह पता लगेगा कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है। तो लो वैल्यू ऑफ Q मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, इनिशियल फेज में है। मॉडरेट वैल्यू ऑफ Q मतलब रिएक्शन अभी ऑलमोस्ट मिडिल अपने फेज में है। और वेरी हाई वैल्यू ऑफ Q मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास है। तो ये जो एक्सप्रेशन है Q का, रिएक्शन कोशेंट का, ये हमें बताता है कि रिएक्शन की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। अब हम बोलते हैं कि थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, C की और D की कंसंट्रेशन चारों वैल्यू कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम आने के बाद कोई भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो हम बोलेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम Q को ही बोलते हैं हम K इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आने पे Q को बोलते हैं K इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो क्लियर है कि K कब वर्ड यूज करेंगे हम, K हम तब यूज करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने से पीछे है तो Q होगा, इक्विलिब्रियम से आगे जा चुका है तब भी Q होगा, पर एट इक्विलिब्रियम Q को ही हम K इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एक इक्विलिब्रियम को कैरेक्टराइज करता है, क्योंकि हर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे एक के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
ठीक है, दिस के इक्विलिब्रियम रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता ये वैल्यू चेंज नहीं होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो ए बी सी डी है इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एग्जांपल है 2a + b गिव्स यू c। अब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, लेट अस से, तो लेट्स जस्ट से कि एट इक्विलिब्रियम क्या था, मान लेते ए की कंसंट्रेशन 2 है, बी की कंसंट्रेशन 1 है और सी की कंसंट्रेशन है 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्यू के बराबर होगा। तो सी की कंसंट्रेशन, तो के इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन के इक्विलिब्रियम होगा इक्विलिब्रियम आने पे। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में क्या करेंगे, सी की जगह पुट करेंगे 8, तो 8 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू बी की कंसंट्रेशन दैट इज 1, तो 8/4 दैट इज 2 आ जाएगा। तो मैं अब ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये 2, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए बी और सी की वैल्यू हमेशा यही रहेंगी। हो सकता है कि अगली बार जब मैंने यही रिएक्शन किया तो शुरुआत में मैंने ए थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मतलब ए की ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ले लिए, या हो सकता है बी के ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ले लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि मैंने सी से ही रिएक्शन स्टार्ट किया। तो हर बार अगर मैं इसी रिएक्शन को करूं और अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन में ए और बी की लेता रहूं, तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम आने पे ए बी सी की कंसंट्रेशन दोबारा से इतनी ही आएंगी। क्या होगा, कंसंट्रेशन ऐसी आएंगी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, ये दोबारा कैसे आ सकता है, ये वैल्यू 2 और कैसे आ सकती है। लेट अस से अगर ए की कंसंट्रेशन 1 हो, बी की कंसंट्रेशन भी 1 हो और सी की कंसंट्रेशन 2 हो, तब भी तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 आएगा। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ऐसे आप और भी 10-15 कितने ज़्यादा सेट्स बना सकते हो। तो पॉइंट ये है कि ए बी और सी की कंसंट्रेशंस इस तरह एडजस्ट होती हैं कि जब उनको इस एक्सप्रेशन में डाला जाता है तो उनकी वैल्यू हमेशा एक ही आती है, मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी, प्रोवाइडेड हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर रिएक्शन का कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब इसी चीज़ को हम इस पर्टिकुलर टेबल से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टेबल है ये है एक रिएक्शन जहाँ पर H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इक्विलिब्रियम में है 2 मोल्स ऑफ HI गैसेस के साथ। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें तो कितना होगा, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट था तो H2 की कंसंट्रेशन इतनी ली, I2 की इतनी ली और HI को 0 लिया इनिशियली। थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे H2 इतना है, I2 इतना है और HI इतना है। तो आपने ये तीनों वैल्यू H2, I2 और HI की ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ हैं इनको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर दूसरी बार आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया, तब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन H2 की तो उतनी रखी, I2 की चेंज कर दी। ठीक है, HI को भी उतना रखा 0।
तो अब जो नया इक्विलिब्रियम आया उस पे देखो, जो पिछली बार कंसंट्रेशन थी अब कंसंट्रेशन उतनी नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज हो गई। पर इन तीन वैल्यूज को भी इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करेंगे तो दोबारा से के इक्विलिब्रियम उतना ही आएगा। तीसरी बार हमने वैल्यूज को थोड़ा और चेंज कर दिया, अब H2 भी चेंज है, I2 भी चेंज है, तो अब तीसरी बार जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज आई वो फिर से डिफरेंट आई। पर इन तीनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो फिर से के इक्विलिब्रियम वही आएगा। फोर्थ टाइम चेंज किया, फिफ्थ टाइम हमने H2 और I2 लिए ही नहीं, हमने स्टार्ट ही HI से किया, सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट में भी सिर्फ HI से स्टार्ट किया। तो हर बार जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं वो तो अलग अलग आ रही हैं, पर इनका जो के इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो हमेशा ही सेम आता है। तो ये समझ आ गया आपको कि ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस हमेशा उतनी ही मिलती हैं, कंसंट्रेशन हर बार डिफरेंट आ सकती हैं, पर उन कंसंट्रेशंस को जब आप इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो उसका आंसर हमेशा सेम आता है अगर टेम्परेचर सेम हो। ओके, तो ये है किस तरह से हम इक्विलिब्रियम को कैरेक्टराइज करते हैं। अब नेक्स्ट बात है व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो अभी हमने पढ़ा कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज एट अ गिवन टेम्परेचर the product of the concentration of reaction products raised to the respective stoichiometric coefficients in the balanced equation balance होनी चाहिए, divided by product of the concentration of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value। और इस constant value को क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 1 minute एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस ग्राफ को देख के हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना है कि रिएक्शन क्या है। तो देखो, अगर हम स्टार्ट करें तो ए की कंसंट्रेशन यहां से स्टार्ट होती है और बी की कंसंट्रेशन भी यहां से स्टार्ट होती है, सी की 0 से। तो मतलब सी प्रोडक्ट है क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो T इज इक्वल टू 0 पे सी था ही नहीं। तो ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन उससे थोड़ी कम है। पर ए की कंसंट्रेशन में कितना ड्रॉप आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट अस से इसको x बोल देते हैं। बी की कंसंट्रेशन में भी कितना ड्रॉप आई, इतना ही, 2 लाइंस का, तो ये भी x ही आया। तो A का भी कंसंट्रेशन X से कम हो रही है, B की कंसंट्रेशन भी X से कम हो रही है। C की कंसंट्रेशन कितने से बढ़ी इस पूरे टाइम में, यहां से यहां तक, दैट इज 2x। तो इसका मतलब हुआ इतना तो हमें पता है कि A प्लस बी गिव्स यू C, कि C प्रोडक्ट है और A प्लस बी मिल रहे हैं। अब A में भी X का ड्रॉप आता है, B में भी X का, मतलब जो स्टोइकियोमेट्री A की है वही B की भी है, कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, अगर A 2 होगा तो यहाँ B भी 2 होगा। ठीक है, और जब A में X का ड्रॉप आता है, B में X का ड्रॉप आता है, तो C में 2x का गेन आता है, दैट इज यहाँ पर 2 होना चाहिए। ओके, सो दैट, तो मान लो T इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल थे, इसके B मोल थे और इसके 0 थे। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होगा, A में से X कम हो जाएंगे, B में से भी X ही कम होंगे क्योंकि A का 1 मोल B के 1 ही मोल के साथ कंबाइन करता है। तो इसके अगर X कम हो रहे हैं तो यहाँ भी X ही कम होंगे। और ये C के 2 मोल बनाते हैं तो ये 2x बनेगा। तो
किस कंसंट्रेशन में कितना ड्रॉप आया और किस में कितना गेन आया, इसको देख के हम स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो ग्राफ को देख के आप उसकी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हो और इक्वेशन से आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, तो इसको आप फिर से अगर आप सॉल्व करें तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे क्या होगा। मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये स्टार्टिंग में 0 है। तो लेट से ये 1 था और ये वैल्यू 2 है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू 1 से कम होगी। तो लेट से ये N2 की वैल्यू कम होते होते इतनी आई, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो N2 में जब 1 से x कम होगा तो H2 में कितना कम होगा, 3x, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 3 से कंबाइन करता है, तो इसका x मोल इसके 3x से कंबाइन करके यहाँ 2x देगा। तो H2 की कंसंट्रेशन 3 कम होगी, मतलब यहाँ से 1 2 3, इतने ही टाइम में ये 3 कम होते 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 ये तो N2 के बराबर ही आ गई। ठीक है, और NH3 0 से बढ़ेगा 2x, तो 1 2, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसी भी गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। जस्ट टेक 1 मिनट एंड राइट इट डाउन। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम लिखें तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम कितना होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज NH3 रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्क्वायर डिवाइड बाय N2 रेज टू पावर 1 एंड H2 रेज टू पावर 3। बी केस का अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो दैट इज हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। तो अब एक्सप्रेशन आ जाएगा N2 इंटू H2 क्यूब डिवाइड बाय NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप K1 लेते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये 1/K1 है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अब इसको हमने नोट डाउन भी करना है कि फर्स्ट केस अगर हमारे पास A प्लस बी गिव्स यू C है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं दैट इज C इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1/K। ठीक है, और तो लेट अस से ये इसका K इक्विलिब्रियम है, ये इसका K इक्विलिब्रियम है। और अगर हम पहले वाला रिएक्शन A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n आपका 1 2 3 हाफ 1/3 कुछ भी हो सकता है। तो n से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले का रेज टू पावर n हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है तो इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k रेज टू पावर n होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लिखें कि 2a प्लस 2b इन इक्विलिब्रियम विद 2c, तो ये जो k इक्विलिब्रियम है ये हो जाएगा k स्क्वायर। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा k रेज टू पावर हाफ दैट इज अंडर रूट ऑफ k। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन साथ साथ में। एंड वन मोर थिंग, अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 2 और मोर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है, देन K
तो ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए जो के इक्विलिब्रियम है वो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एडिड रिएक्शन। मतलब अगर आपने 3 रिएक्शन ऐड किए और उनको ऐड करके एक नया रिएक्शन बनाया और उन रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे उनके K1, K2, K3, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। तो मतलब रिएक्शन ऐड करने पे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Which graph represents equilibrium for the chemical reaction? To solve this question, अब इसमें पहला रिएक्ट है कि रेट वर्सेस टाइम, तीनों ऑप्शन में रेट वर्सेस टाइम ही है, तो पहला गलत है क्योंकि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो ऑप्शन होगी सेकंड वन, क्योंकि ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड जो डिक्रीज करता है, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट हमेशा कंबाइन करके बराबर हो जाते हैं, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये भी इस तरह का नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों कंबाइन नहीं कर रहे, मर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा मर्ज करता है। कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बट कंसंट्रेशन थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जानी चाहिए। Now the next topic is the law of mass action. तो law of mass action भी बहुत सिंपल है। It was proposed by Goldberg and Vogt. इन्होंने क्या प्रपोज किया कि कोई भी रिएक्शन है, लेट अस से मान लेते हैं कि 2A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस 3D, मान लो ये एक रैंडम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए उसने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कि फॉरवर्ड रिएक्शन कितना फास्ट है। रेट का मतलब होता है स्पीड, कि फॉरवर्ड रिएक्शन कितने फास्ट होता है वो डिपेंड करेगा कि ए की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है और बी की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। अगर ए के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, बी के पार्टिकल भी ज़्यादा होंगे तो भी कोलिजन ज़्यादा होंगे। मतलब रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन उसके रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन है, ए और बी। तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, बैकवर्ड में सी और डी को कंबाइन करना है और वापस ए प्लस बी बनाना है। तो बैकवर्ड के रिएक्टेंट्स हैं सी और डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डी रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो फाइनली इनको हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे, जिसको बोलेंगे हम के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ। तो के एफ इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इस रिएक्शन के लिए आ गया। वैसे रेट ऑफ बैकवर्ड आ गया के बैकवर्ड इंटू सी इंटू डी क्यूब। ठीक है, वेयर के एफ और के बी क्या हैं, के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, के बी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि के एफ इंटू ए स्क्वेयर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू सी इंटू डी रेज टू पावर 3। ये हम इसी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से रीअरेंज करें कि के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो ये कितना रहेगा, सी इंटू डी रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय ए स्क्वेयर इंटू बी।
तो ये एक्सप्रेशन कुछ याद आ रहा है आपको? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को हम बोलते थे के इक्विलिब्रियम। तो मतलब के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये भी याद रखना है कि के इक्विलिब्रियम इज के एफ अपॉन के बी। तो अगर आपको दोनों रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है तो उसकी रेशियो लेंगे तो भी के इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, तो नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6 and 7, then pause the video for 2 or 3 minutes and solve these two problems. अब अगर हम 6 क्वेश्चन को देखें कि A2 प्लस B2 गिव्स यू 2AB, इक्विलिब्रियम का इसका है K। तो मतलब A2 प्लस B2 इन इक्विलिब्रियम विद 2AB, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? AB गिव्स यू। तो मान लो अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर हम रिवर्स कर दें रिएक्शन को तो रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K हो जाता है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, राइट? क्योंकि AB तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ हाफ चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तब ये आ जाएगा AB इन इक्विलिब्रियम विद A2 डिवाइड बाय 2 प्लस B2 डिवाइड बाय 2। तो इस रिएक्शन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रेज टू पावर हाफ हो जाएगा, मतलब 1/√K हो जाएगा। तो आंसर इज 1/√K। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द रिएक्शन A गिव्स यू B, B गिव्स यू C, C गिव्स यू D, इनके लिए K है 1, 3 and 5। तो A गिव्स यू D के लिए क्या होगा? तीनों को ऐड करो, तो ऐड दीज 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? B B कैंसिल हो जाएगा, C और C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A गिव्स यू D। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? A गिव्स यू D। और मैंने कहा था कि जब भी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? उन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो मतलब 1 × 3 × 5, दैट इज 15। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 and 9। यहां पर दिस क्वेश्चन नंबर 9, okay, now it is visible. तो क्वेश्चन नंबर 8 you can solve it in 1 minute. क्वेश्चन नंबर 9 maximum 2 minutes, not more than that. ठीक है, तो take a break of 2 minutes and then solve these two problems. तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब, पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। नो, दैट्स रॉन्ग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, बस कांस्टेंट हो जाती हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो पहला गलत है। ऑपोजिंग रिएक्शन स्टॉप, तो रिएक्शन कोई नहीं रुकता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल, यस। अपोजिंग रिएक्शन कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इन दोनों अपोजिंग रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस आर कांस्टेंट। रेट कभी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, टाइम के साथ रेट कम होता जाता है, ये रेट बढ़ता जाता है और फाइनली ये रेट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं रहते। ठीक है,
कि रेट कांस्टेंट रहते हैं? रेट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट रहेंगे, बट ओनली आफ्टर इक्विलिब्रियम आ गया है, क्योंकि उससे पहले ये रेट डिक्रीज कर रहा है और ये वाला रेट इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद यस, दोनों रेट्स बराबर हैं और उनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। पर ये रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसा है। तो मान लेते हैं कि चलो इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस आर कांस्टेंट, ठीक है। इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वो इक्वल होते हैं। तो ये हो सकता था एग्जैक्ट आंसर, बिकम इक्वल एंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, इसका K1 है। N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO, इसका K2 है। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2, इसका K3 है। तो हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। देखो, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में तो जो रिक्वायर्ड है वो है कि 2NH3 प्लस 5/2 O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस 3 H2O, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 2NO। तो यहां पर ये 2NO है, मतलब इस रिएक्शन को तो ऐसे ही रखना है, रिवर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। फिर 3H2O चाहिए, मतलब ये जो H2 वाला है इसको 3 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 3, ये 3 और यहाँ पर 3, तो जब रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम का भी क्या हो जाता है, रेज टू पावर। तो ये K3 क्यूब हो गया। 2NO 2 ही चाहिए, ठीक है। और NH3 हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड पे। तो पहले वाले को हम रिवर्स कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। NH3 2NH3 इधर आ जाएगा, N2 उधर चला जाएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। और ये 3H2 और ये 3H2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ यही 3/2 O2 प्लस O2, दैट इज 5/2 O2। तो मतलब हुआ कि अगर हम फर्स्ट स्टेप को या फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें, दैट इज 2NH3 इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2, तो ये हो जाएगा 1/K1। सेकेंड को एज इट इज रहने दो, N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO, तो ये हो जाएगा K2। और थर्ड को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3H2 प्लस 3/2 O2 इन इक्विलिब्रियम विद 3H2O, तो ये हो जाएगा K3 का क्यूब, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब इन तीनों को जस्ट ऐड करो, N2 N2 कैंसिल, 3H2 3H2 कैंसिल, क्या बचा 2NH3 प्लस 5/2 O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस 3H2O। तो जब ऐड ही किए तो ये तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये होना था K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइड बाय K1, ठीक है। तो समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि जो सारी की सारी ऑप्शन दी हो वो ठीक ही हों, देयर कैन बी सम मिस प्रिंटिंग और सम मिस्टेक, बट यू हैव टू बी श्योर कि आपने जो किया है वो करेक्ट है। तो अपने सॉल्यूशन पे या अपने आप को जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, हो सकता है ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो, ठीक है। तो कभी भी जुगाड़ से ये नहीं करना है कि जो गिवन ऑप्शन है उन्हीं में से हमने एक आंसर निकालना ही है, ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट द ऑप्शंस आर रॉन्ग, देन यस दे मे बी रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। नोट डाउन द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट।
तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड अ फ्यू मोर प्रॉब्लम एंड द डेरिवेशन ऑफ KP एंड KC रिलेशनशिप. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.